हेलो स्टूडेंट, आज के विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के भूगोल का द्वितीय अध्याय वन और वन्य जीव संसाधन का भाग 1 पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे वन्य और वन्य जीव, जो प्लांट्स होते हैं और जो वाइल्ड लाइफ है। आज हम इनके बारे में समझेंगे। इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणुओं और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वट वृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जब हम इस क्षेत्र, इस पृथ्वी की बात करते हैं जहाँ पर हम रहते हैं, तो वहाँ पे हमारे साथ जो है वो एक सूक्ष्म जीवाणु भी रहता है, बैक्टीरिया भी रहता है। उसके साथ साथ जो होता है वो बड़े बड़े हाथी, ब्लू व्हेल भी रहते हैं, वट वृक्ष मतलब बहुत सारे प्लांट भी रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों से मिलकर ही एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसका हम मात्र एक हिस्सा है और अपने अस्तित्व के लिए इनके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। क्या होता है बच्चों कि जब हम एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं, जब एक हम इकोलॉजी सिस्टम की बात करते हैं, तो वह एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कि हम बहुत सारे मतलब जो वन होता है, जो प्लांट होता है और जो वन्य जीव होते हैं, वो सभी एक दूसरे पर जो होता है इस पर्यावरण में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप मान लीजिए कि एक लॉयन है, एक शेर है, तो उसको अपने भोजन के लिए किसकी आवश्यकता है? उसको जो है वो हिरण की आवश्यकता है। लेकिन वो जो है हिरण को खाएगा, लेकिन हिरण क्या खाएगा? तो हिरण जो होता है वो पेड़ पौधे ये सब खाता है। और जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें क्या है, उन्हें अच्छी मिट्टी की आवश्यकता होती है, उन्हें अच्छे जल की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आपस में जो होता है उनका जो है वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं और एक दूसरे पर उनकी निर्भरता होती है। जैसे कि आपको पता है कि जो एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसे छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी एक विशिष्टता ये होती है कि वे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन जो है वो छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से पर्यावरण में क्या होता है, एक बैलेंस बना रहता है। तो इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है कि यहाँ पे इनका एक तालमेल हो, उचित तालमेल हो। तो हमारे पास प्लांट भी इम्पॉर्टेंट होते हैं और जो वाइल्ड लाइफ होते हैं, जो वन्य जीव होते हैं, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। और ये दोनों ही एक बहुत महत्वपूर्ण रिसोर्स या संसाधन होते हैं। किसके लिए? मानव के लिए। तो मानव के लिए जो होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं, जो वन होता है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। और दूसरी तरफ अगर हम जानवरों की, जो एनिमल्स की बात करते हैं, तो वो भी जो है मानव के लिए बहुत महत्वपूर्ण संसाधन होता है। जैसे कि मान लीजिए, क्योंकि मानव जो है अपनी बहुत सारी गतिविधियों के लिए जो है वो वन पर या जंगलों पर डिपेंड करता है। उदाहरण के तौर पर हम ये देख सकते हैं बच्चों की हमें लकड़ी की आवश्यकता होती है बहुत सारे कार्यों में। मानव जो है बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्डिंग्स वगैरह बनाता है और घर वगैरह, दरवाजे वगैरह बनाने के लिए उनको लकड़ी की आवश्यकता होती है। इसके बाद क्या होता है कि अगर हम देखें तो घर में अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएँ तो चूल्हा जलाने के लिए भी जो होता है, मतलब खाना पकाने के लिए भी हमें लकड़ी की आवश्यकता होती है। फर्नीचर बनाने के लिए भी हमें लकड़ी की आवश्यकता होती है। तो ये सब हमें कहाँ से प्राप्त होती है? वनों से प्राप्त होती है। उसी प्रकार से अगर आप देखें तो बहुत सारे जो अभी समाज में ऐसे बहुत सारे वर्ग होते हैं जो कि वेजिटेरियन होते हैं, है ना, जो शाकाहारी होते हैं, तो उन्हें वो क्या खाते हैं, वो या फिर वो डेयरी प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। तो जैसे कि पनीर है, दूध है ना, तो ये सारी चीज़ें, दही है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है? एनिमल से ही हमें मिलती है, चाहे वो बकरी हो, चाहे वो गाय हो, या फिर वो बफेलो, भैंस हो। तो इनका दूध हम पीते हैं, इससे पनीर और फिर छाछ और आप देखते हैं कि घी वगैरह जो है इन्हीं से हमें मिलता है। तो हमें भोजन के लिए भी हम किन पर डिपेंड करते हैं? मानव जो होता है वन और वन्य जीव पर जो है डिपेंड करता है। उसके बाद आप एक और उदाहरण देख सकते हैं कि मान लीजिए बहुत सारे जो समुदाय के जो लोग होते हैं वो मांसाहारी भी होते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं। तो उनकी भी जो पूर्ति जो होता है यही जो वन्य जीव है उनसे ही होती है। उसके बाद कुछ लोग जो है वो फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं। ये सब हमें कहाँ से मिलता है? ये सब हमें प्लांट से मिलता है। तो इस तरीके से मानव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रिसोर्स उनके लिए जो होता है, जो प्रकृति ने दिया है, वो क्या है? वो प्लांट है, जो पेड़ पौधे होते हैं, और जो वन्य जीव होते हैं वो होते हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं।
जल जिसे हम पीते हैं और मृदा जो अनाज पैदा करती है, इसके बिना क्या हम जीवित रह सकते? नहीं, इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। पौधे, पशु और सूक्ष्म जीवी इनका पुनः सृजन करते हैं। तो ये हम लोग को ये सब चीज़ें जो है दोबारा हमें देते हैं। कौन? ये पौधे और ये जो पशु होते हैं, जो एनिमल होते हैं वो। तो मानव के जीवन के लिए जो भी आवश्यक जो चीज़ें होती हैं वो हमें यहीं से प्राप्त होती हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये प्राथमिक उत्पाद है जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। क्योंकि ये क्या होते हैं? ये हमारे प्राइमरी जो होता है उत्पादक होते हैं, और दूसरे जो जीव होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? इसी वन पे डिपेंड करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं वन में जो है वो जल भी होता है, पेड़ भी होते हैं, पौधे भी होते हैं, और इसी से जो होता है आगे जो पशु पक्षी होते हैं वो इन पर डिपेंड करते हैं, और मानव भी जो होता है इन पे डिपेंड करता है। अब हम भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात को देखेंगे। वनस्पति जात, जैसा कि बच्चों आप समझ सकते हैं, वनस्पति मतलब कि क्या है? पेड़ पौधे से जो है। तो अगर वनस्पति शब्द आता है बच्चों तो आप ये बस सोचिएगा कि ये कौन सा शब्द है। नहीं, वनस्पति मतलब कि पेड़ पौधे। और प्राणी जात मतलब कि क्या होगा? इसका आशय है जो हमारे जीव जंतु होते हैं वो। यदि आप आसपास नज़र दौड़ाते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। अर्थात कुछ ऐसे विशेष प्रकार के पौधे और प्राणी मतलब जानवर होते हैं जो कि हमारे क्षेत्र मतलब कि हमारे देश में ही पाए जाते हैं, अन्य जगह वो नहीं मिलते हैं। वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या यानी कि लगभग 16 लाख जो है संख्या यहाँ पर पाई जाती है, और ये अभी खोजी जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि भारत जो है पूरे विश्व में जैव विविधता में सबसे ज़्यादा समृद्ध है। यहाँ कई सारी जैव उपजातियाँ पाई जाती है। कुछ अनुमान यह कहते हैं कि भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। तो ये बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि ऐसा अनुमान ये लगाया गया है कि जिस प्रकार से भारत में जो वनों का ह्रास हो रहा है, और उसके बाद जो होता है जो जीव जंतु और पेड़ पौधों को हानि पहुंच रही है, इसकी वजह से क्या होगा कि 10% जो वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त हो जाएंगे, मतलब कि ये समाप्त हो सकते हैं, इनका खतरा बना हुआ है। इनमें से कई उपजातियां तो नाजुक अवस्था में हैं और लुप्त होने के कगार पर है। तो बहुत ही ज़्यादा सोचनीय विषय हो गया है। अब इसमें कौन कौन सी ऐसी जातियां, चलो बच्चों देखते। इसमें चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी कोयल और जंगली चित्तीदार उल्लू और मधुका इनसिग्निस। देखिए नाम लेना भी हम लोग को मुश्किल हो रहा है। क्यों? क्योंकि कभी हमने सुना नहीं है। ये लुप्त होने के कगार पे है, इसलिए। ये क्या होती है, जो मधुका इनसिग्निस जो होती है, ये एक तरह से पत्ता होता है जो महुआ की जंगली किस्म होती है, मतलब ये पेड़ पौधे में आता है। और हुबरडिया हुबरडिया हेप्टोन्यूरोन्स, ये घास की प्रजाति है, जैसे पौधे भी इसमें शामिल हैं। अब लुप्त होते वन मतलब समाप्त होते वन। भारत में जिस पैमाने पर वन कटाई हो रही है वह विचलित कर देने वाली बात है। देश में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित 79.42 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है। तो आप देखिए कि भारत में जो होता है, ये बहुत सोचनीय विषय है कि भारत में वनों की बहुत ज़्यादा कटाई हो रही है। आज बड़े बड़े बिल्डिंग्स और ये सब बना रहे हैं हम लोग वनों को जो होता है, और अपने बहुत सारे पर्पस के लिए मानव क्या कर रहा है, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए जो होता है वो इन वनों की कटाई कर रहा है। लेकिन वो ये नहीं सोच रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का, देखिए भारत में जो होता है, देश में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित 79.42 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है, और ये देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.16% हिस्सा है।
अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ जो है के अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि जो इनको किन किन भागों में जो भारतीय वन है उन्हें विभाजित किया जा सकता है। पहला होता है सामान्य जातियाँ। वे जातियाँ जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, शाल, चीड़ और कृंतक। संकटग्रस्त जातियाँ कौन कौन सी होती? वे जातियाँ जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिन पर विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, और यदि वे जारी रहती है तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। जिसमें हम देख सकते हैं काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गेंडा, शेर पूंछ वाला बंदर, संगाई मतलब मणिपुरी हिरण इत्यादि इस प्रकार की जाति के उदाहरण हैं। मतलब संकटग्रस्त जो है वो जातियां हो गई है वे जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है, और अगर यही परिस्थितियां जो परिस्थितियां स्टार्ट है, अगर यही इनकी परिस्थितियों की अगर ये विषम परिस्थितियों की संख्या कम नहीं हुई तो फिर ये जो है लुप्त होने की कगार पे आ जाएगी। इसके बाद होता है सुभेद जातियां। ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती है तो इनकी संख्या घटती रहती है, तो यह संकटग्रस्त जातियों के श्रेणी में शामिल हो जाएंगी। मतलब ये इसमें वो सभी जातियां आती हैं जिनकी संख्या लगातार जो है दिनों दिन कम होती जा रही है, और जो भी मानव इस पे जो क्रियाकलाप कर रहा है जिसकी वजह से इनकी संख्या कम हो रही जा रही है, यदि इसको नहीं रोका गया तो ये कौन सी श्रेणी में चली जाएंगी? संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में ये भी चली जाएंगी। अब इसमें कौन कौन से हैं देख सकते हैं हम लोग। नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादि इस प्रकार के जाति के उदाहरण हैं। फिर आप देखिए दुर्लभ जाति। दुर्लभ मतलब हमें नाम से ही लग रहा है जो बहुत ही मुश्किल से कहीं कहीं पाई जाती है। इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद है, और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती है। मतलब एक ऐसी जाति जो खुद ही बहुत ज़्यादा कम संख्या में है, और अगर इसके बाद भी इनको जो भी प्रभावित करने वाली जो सिचुएशन है अगर उस पर कंट्रोल नहीं किया गया, उसको चेंज नहीं किया गया, तो फिर ये भी संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाएंगी। इसके बाद होता है स्थानीय जातियाँ। प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियाँ। मतलब जो कि किसी पर्टिकुलर किसी भौगोलिक मतलब किसी जोग्राफिकल एरिया में ही पाई जाती है, या फिर कई प्राकृतिक भौगोलिक सीमाओं में ही ये पाई जाती हैं, ये सारी जातियाँ होती हैं। तो इसमें देखते हैं जैसे अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं। अब लुप्त जातियां वे जातियां जो इनके रहने के आवास में खोज करने पर अनुपस्थिति पाई गई। ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई हैं। ऐसी भी जातियां हैं जो अब लुप्त हो गई हैं। ऐसी उपजातियों में क्या है? एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख जो होता है इसमें शामिल हैं। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? बच्चों आज हमने सबसे पहले ये देखा कि किस प्रकार से जो होता है एक हमारा पारिस्थितिक तंत्र है जिसके अंतर्गत जो होता है वन और वन्य जीव जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं और एक दूसरे पर वो निर्भर होते हैं। मानव के लिए वन और वन्य जीव दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण कारक और बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन हैं, और इनको बचाने का दायित्व भी हमारे ही ऊपर है। और हमने देखा किस प्रकार से जो होता है इन जातियों के क्या क्या प्रकार थे, कौन कौन सी जातियां जो है वह थी।